सो लास्ट हमारा 1833 तक हमने किया हुआ है, ठीक है। सो विलियम बेंटिक कब आए थे? इन विच ईयर? (1833). ओके, क्या थे वो? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। सो हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये दो हो गए कल तक के फैक्ट्स में। और भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। एक आप देखोगे, सेपरेशन ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये कब हुआ था? (1784) पिट्स इंडिया एक्ट 1780। इसमें दो सेपरेट बॉडीज थे, उनका नाम बता पाएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज के लिए थे? पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। तो डायरेक्टर्स हमेशा कंपनी में होते हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे, राइट। फिर एजुकेशन पर बात हुई थी कल। एजुकेशन में 1 लाख का प्रोविजन इन्होंने किया था। कब था वो? 1813 में किया था। गुड, 1813 में उन्होंने 1 लाख का प्रोविजन किया था, राइट। बिजनेस मोनोपोली इनका कंप्लीटली अबॉलिश हुआ एक्सेप्ट टू, व्हाट वाज दैट टू? ठीक है, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। वो कब हुआ? मतलब ये किस ईयर में ऐसा किया उन्होंने? 13 और 33? 13 में किया, गुड। 33 में क्या किया? कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया बिजनेस राइट्स, मतलब मोनोपोली वॉज कंप्लीटली अबॉलिश्ड। और व्हाट? बोलो बोलो, क्या हुआ? कल किया ना 33 हमने, कल 33 नहीं हुआ? किए हैं तो हुआ उसमें, देखो कंप्लीट अबॉलिश। क्या था? हाँ, उनके बिजनेस एक्टिविटीज को कंप्लीटली रोक दिया उन्होंने और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया उनको, ठीक है। मैंने आपको कुछ इलेक्शन भी पढ़ाया हुआ है, मतलब लोकसभा राज्यसभा। तो जब हमने राज्यसभा लोकसभा की बात की, सो राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है? इनडायरेक्ट किस में है? राज्यसभा में। ओके, व्हाट अबाउट विधानसभा? डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। सो एंड इफ आई आस्क अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्या चीज है? मैंने पढ़ाया नहीं। हम्म, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन? डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जो पीपल इलेक्ट करते हैं, और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो अलग से इलेक्ट करते हैं दूसरे किसी को। ठीक है, एनीवन एल्स? बताओगे आप लोग कुछ? क्या है, बताओ आप। No, I'm not talking about election. Democracy.
डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को चूज नहीं करते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम्म सिलेक्ट करते और वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि जो पंचायत इलेक्शन वगैरह जिसमें हम डायरेक्ट सरपंच वगैरह। थोड़ा आप आसपास भटक गए। सी जो पहले कहा आप लोगों ने, गर्ल्स कोई बोलना चाहेंगे आप लोग? एनीवन? बैक साइड कोई? अब्दुल्ला बताओ। नहीं, इसमें मेन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है, वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो पंचायत का एग्जांपल यहां फिट बैठता है, वो भी ग्राम सभा का, बिकॉज ग्राम सभा इट कंसिस्ट ऑफ, बोलो क्या है ग्राम सभा? कंसिस्ट ऑफ, सॉरी, नो, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ विलेज कैसे होगा? ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स, ये टेक्निकल डेफिनेशन है। ओके, रजिस्टर्ड वोटर्स से मिलके ग्राम सभा बनाई जा रही है। तो ग्राम सभा में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, राइट? और ग्राम सभा की मीटिंग में कौन होते हैं? पंच होंगे, सरपंच होंगे, एंड देन वोटर्स जितने भी हैं उस गांव के, वो सब होंगे। तो ये मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ये लोग सब करते हैं। So in that way, Gram Sabha is a best example of direct democracy where voters participating in the decision making process. That is the best example of direct democracy. And such kind of process is practicing in Switzerland also, not in the whole country, but some selected villages of Switzerland. अब नहीं रहा, पहले पूरा था उनके यहाँ पे, बट स्विट्जरलैंड इसका फेमस एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ओके, एंड इनडायरेक्ट इज व्हाट? इंडिया में जो भी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं पार्लियामेंट, दे यूज टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द वोटर्स। तो आप अपने बीच से उनको चुनकर भेजते हैं, बट यू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, दिस इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर? ठीक है। यदि हम बात करें कि फेडरेशन और यूनियन में, तो दोनों में क्या डिफरेंस हमने देखा था? आप बताओ बच्चे। फेडरेशन में एग्रीमेंट होगा और यूनियन में नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इंडिया में नहीं हुआ है ना, एग्रीमेंट कोई भी। Yeah, I mean, see, boundary is not an important element in federation and union, but agreement is important. Okay, they do have agreement in federation, but union don't have any agreement. ऐसा कहीं लिखा नहीं है रूल्स में, माइंड इट, ये हमने ऐसे मॉडल चला लिया है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट आप ढूंढोगे कि फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस क्या है, यू वोंट फाइंड एनी सच काइंड ऑफ डिफरेंस, वहां लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको रिटर्न में। बट येस, इट इज इन प्रैक्टिस इंडिया और अमेरिका या रशिया के कंटेक्स्ट में आप देखोगे, यू विल फाइंड सच पॉइंट्स। ठीक है ना? तो फेडरेशन और यूनियन में इस तरह का आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट एक्ट की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कब बनाया? 1774। यस, कल 33 लिख लिया था क्या हमने? ओके, गिव द नेक्स्ट टाइटल। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। लिखिए, दिस वॉज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट्स। This was the last of the charter acts enacted between 1793 and 1853.
The Charter of 1853 took a decisive step. The Charter of 1853 took a decisive step in separating the legislative machinery from the executive. इसी में लिखेंगे it provided for addition of 6 new members. It provided for addition of 6 new members called legislative councillors to the council. In other words, it established a separate Governor Generals. It established a separate Governor Generals, Legislative Council, which came to be known as the Indian, ब्रैकेट में सेंट्रल लिखना, इंडियन लिखने के बाद ब्रैकेट सेंट्रल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको लिखिएगा, it functioned as a mini parliament. It functioned as a mini parliament. Next, तो अभी यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि अब तक जो काउंसिल है उसमें हमने 2 डिवीजन कर दिए। पहले एक था, सारे काम वो लोग मिलकर लेजिस्लेशन प्लस एग्जीक्यूशन दोनों एक ही बॉडी करती थी। अभी हमने क्या किया, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव वर्क एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेट कर देते हैं हम, आज भी ये होता है, ठीक है। सो व्हाट देयर बेसिक जॉब इज टू मेक लॉज एंड देयर जॉब इज टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज, यही था। सो इम्प्लीमेंटेशन इनके पास है, मेकिंग इनके पास है, यही सेपरेट काम हमने कर दिया, सेपरेशन का काम किया। एंड दिस वे वी कॉल्ड इट एज मिनी पार्लियामेंट। जो भी कानून बनाने वाली संस्था है उसको हमने पार्लियामेंट का नाम दे दिया, और ये काम भी वैसे ही किया। बाद में जाकर आप देखोगे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, सारा कुछ रेप्लिका कर रहे हैं ब्रिटिश मॉडल का। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे काम करती वैसा हमने एडॉप्ट कर लिया, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ओके। और ये दोनों है किसमें, किसके अंडर में, गवर्नर जनरल, बिकॉज अभी गवर्नर जनरल काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे रिवोल्ट जैसी होगा वो चेंज हो जाएगा, वॉइस राय में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ये बॉडीज रहेंगे काम करने के लिए। तो अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 विंग्स हैं एक तरह से, गॉट इट। सो ये पार्लियामेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। कल परसों ही हमने समझा है कि एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, all the 3 words are dedicated for the same body, got it? Okay, आगे लिखें, लिखिएगा, it extended the company's rule, and allowed it to retain
the control of retain the control of Indian territories on trust for the British Crown तो इंडियन टेरिटरी की बात रिपीट कीजिए ना। on trust for the British Crown. नेक्स्ट लिखेंगे it introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council. लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल को ब्रैकेट में रखेंगे हमेशा, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फुल स्टॉप, of the 6 new legislative members of the Governor General's Council, 4 members were appointed by the local oblique provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Madras, Bombay, Bengal and Agra. Next, it introduced an open competition system. Of selection and recruitment of civil servants. The covenanted COVE NANTED, covenanted, कल बताया था मैंने covenanted, uncovenanted या non covenanted. So covenanted means where there would be agreement, job on the basis of agreement. Covenanted civil service was thus thrown open to the thrown open to the Indians also. इसी में आगे लिखेंगे The act made a separate Governor General for Bengal. The directors were deprived of their privileged power of appointment. Now give the next title, left title. 1858 to 1919 डैश करके लिखे एंड ऑफ कंपनीज रूल.
Now see. Now this is the time for what? 1857's revolt. Okay. So basically ये एक दिन में तो हुआ नहीं था, ठीक है. You can see the background of this incident. आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा. एक तो आपको बैकग्राउंड पूछा जाएगा, ये इवेंट था क्या ये पूछा जाएगा, एंड देन इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट. ये मेंस का स्टाइल है जो बात करने का. प्री में भी पूछा जा सकता है, प्री में आजकल एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके. सो बैकग्राउंड में आप देखोगे, मैंने कल भी बताया था, they came for what? They came for business. Later on they became political masters. यहां तक हमने उनको बर्दाश्त कर लिया. They came into our life also with the help of what? With the help of societal interference. Then they came into culture also. They came into religion and caste also. ये जो एरिया है यहां ये हमारे बर्दाश्त के बाहर होने लगे, ठीक है. और ऐसा आप देखोगे 1833 के बाद ज्यादा होता है, बिकॉज उन्हें लगा अब हमारे कल्चर में इनकी एंट्री हो रही है. विलियम बेंटिक के टाइम पर आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने बेटी बचाओ टाइप का काम किया. बेंटिक इज अ बेटी, है ना, ऐसे याद रखेंगे तो याद होगा फैक्चुअली, है ना. अब मैंने ऐसे याद किया था तो मुझे वो याद है आज भी. तो उनके टाइम पर राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स किए. जैसे सती प्रथा पे काफी ज्यादा काम किया. दो ही बिलोंग्स टू अ व्हाट डायनेस्टी फैमिली, और बहुत रेप्यूटेड फैमिली से थे राजा राम मोहन रॉय, बट उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया था और ग्राउंड पर आ गए थे. और जहां पर भी किसी का लास्ट राइड हो रहा है या किसी की चिता को आग लगाई जा रही, वहां वो पहुंच जाते थे और वहां जाके समझाते थे कि ये सती प्रथा साइंटिफिक नहीं है, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, लाइक दैट. उनकी काउंसलिंग करते थे जा जाकर, ठीक है. वो ऐसे ही काम के लिए जाते थे. फिर इसके बाद इस वक्त आप देखोगे इंडिया से इनको बाहर लेकर जाया गया. जो हमारी आर्मी थी उनको बाहर ले जाना, तो हमारे पुरातन धर्म में था कि समुद्र के पार जाना मतलब धर्म भ्रष्ट होना. पहले तो नदी के पार जाना भी धर्म भ्रष्ट माना जाता था, लेकिन समुद्र वाला ज्यादा काम किया. तो ये सब लॉन्ग टर्म में काम कर रहे थे. तो उन्हें लगा कि ये हमारी सोसाइटी में या रिलीजियस एस्पेक्ट्स में एंट्री ले रहे हैं. अच्छा, वो लोग क्रिटिसाइज भी करते थे हमारे बहुत सारे रिचुअल्स को, क्योंकि उन्हें वो साइंटिफिक नहीं लगते थे और वो मजाक बनाया करते थे. तो ये सारी चीजें अंदर अंदर हमारे अंदर तैयार हो रही थी. और इस बीच पॉलिटिकल परेशानी तो थी. तो आप देखोगे नदन साइड में कुछ राजाओं ने मिलकर प्लान किया कि हम लोग एक काम करते हैं, यूनाइट होते हैं और इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं. बट वो प्लान इनका फेलियर हो गया, बिकॉज इमीडिएट कुछ रीजन डेवलप हो गए, जिसमें मंगल पांडे का नाम आप और हम जानते हैं. व्हाट ही डिड, उनको बेसिकली एक तो वो कास्ट वाइज अपर कास्ट के थे, तो उन्हें पता चला कि जो गन पाउडर था उसके लिए जो कार्ट्रिज था उसे मुंह से खोलना पड़ता था और गन में डालते थे एंड देन फायर करते थे. एक हाथ में गन है, एक हाथ में कार्ट्रिज है, छील के ऐसे डालना है. तो वो जो काटने वाला काम था वो मुंह से करना पड़ता था. तो बाद में इन्हें पता चला कि उसमें जो फैट्स हैं वो गाय और सुअर के फैट्स हैं या चर्बी को मिलाया गया, ऐसा उनको पता चला. था या नहीं वो उस वक्त इतिहासकार में अलग अलग डिफरेंसेस. तो ये भी एक रीजन था. तो उनको बहुत तेज गुस्सा आया और ऐसा देखने के बाद उन्होंने फटाफट जो भी था अपने साथियों के साथ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया. और उस रिवोल्ट से ब्रिटिशर्स अलर्ट हो गए. उन्हें पता लग गया कि ऐसा कुछ हो रहा है और धीरे धीरे यह भी पता चला कि इधर के राजा भी रिवोल्ट करने के मूड में. बट फिर भी रिवोल्ट होना था, हुआ. आप देखोगे इसकी शुरुआत होती है कहां से, दिल्ली से या मेरठ से चल के लोग दिल्ली तक पहुंचे और ये काम किया था वहां पर बख्त खान ने. क्लियर है.
और वो बहादुर शाह जफर को वो कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए। उन्होंने कहा मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं, ओल्ड एज हो चुका हूं। एट दैट टाइम ही वॉज 80। क्लियर है? तो 80 ईयर्स में उन्होंने वाकई कहा कि ठीक कहा कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं लीड कर सकूं। उन्होंने कहा आप सिंबॉलिक रहिए, बिकॉज मुगल आप लोग महान थे और आप सामने रहिए तो बाकी हम देख लेंगे। तो वही बहादुर शाह जफर हैं जिनके 2 पोतों को वो लाल किले में, रेड फोर्ट में ही मारा ब्रिटिशर्स ने। क्लियर है? एंड ही अरेस्टेड समहाउ, और अरेस्ट करके उनको ले गए, रंगून ले गए। कहाँ है रंगून आज की डेट में? म्यांमार में है। ठीक है, वहां लेकर गए और वहीं उनकी फाइनली डेथ होती है। तो उनकी जो कब्र है वहीं है, बहादुर शाह जफर की। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि बचा हुआ सामान इंडिया में मंगा लिया, और वो बहुत अच्छे शायर थे बहादुर शाह जफर। ठीक है ना? तो काफ़ी शायरी वायरी उनकी फेमस है इंडिया में। एनीवेज, तो आप देखोगे कि दिल्ली से शुरू हुआ, देन सभी अलग अलग जो लोकेशंस थे, लखनऊ, बेगम हजरत महल, फिर फैज़ाबाद है, वहाँ पर भी रिवोल्ट हुआ, कानपुर में तात्या टोपे, है ना, जगदीशपुर, आरा जो उसी एरिया का है एक हिस्सा। फिर आप देखोगे कि ऐसे अलग अलग जगह पर ये रिवोल्ट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हिस्ट्री में आपको पढ़ना है और ये भी देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी ये सब अरेस्ट कर लिए गए, या तो मार दिए गए, या फिर जैसे बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में एक चार्ट बनाकर इसको पढ़ना चाहिए कि किसने क्या किया, कौन कहां भाग के गया। ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट सेंटर्स हैं तो उनके नाम लिख लिए, उनके लीडर्स हैं उनके नाम लिख लिए, और उनके साथ क्या हुआ, मतलब मारे गए या फिर भाग गए या जेल में डाल दिए गए। चार्ट बनाकर पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में आपको याद जल्दी होगा। क्वेश्चंस आते हैं और पढ़ना भी चाहिए भाई। क्लियर है? अब देखोगे इंपैक्ट की बात करें, सो इंपैक्ट में क्या होता है कि इन्होंने ब्रिटिशर्स लगभग हारने वाले थे, है ना, काफी बढ़िया इन्होंने प्लान किया था इंडियंस ने। लेकिन कुछ इंडियन राजाओं ने, स्पेशली सिंधियास का नाम आता है इसमें, उनके पूर्वजों ने, जो अभी सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है बेसिकली, है ना। तो उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया उस टाइम पीरियड में, और बताते हैं कि वहीं से उनको ताकत मिली, क्योंकि वो लोकेटेड कहां पर है? ग्वालियर। और ग्वालियर आप देखोगे इधर दिल्ली की तरफ और यूपी की तरफ, उनका बीच का एक तरह का सेंटर हो जाता है। ग्वालियर जिस जगह पे है, यहां से दिल्ली और यूपी, ये पूरा बेल्ट कवर होता है, ऐसा, राइट। तो इनके सपोर्ट से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को हरा दिया, लेकिन काफी मजबूती लगी इनको, काफी ताकत लगी हराने में। इसीलिए ब्रिटेन तक मैसेज चला गया कि ये तो काफी डेंजरस था, और ब्रिटिशर्स को इन्होंने बाहर करने की प्लानिंग कर ली थी, हो भी जाते। तो अब इस वजह से इन्होंने क्या किया, जितने भी इंडियंस हेड कर रहे थे अलग अलग जगह पर, उनको वहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, लीडरशिप से रिमूव कर दिया, आर्मी, पुलिस, सभी जगह से। और इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपॉइंट कर दिया। एंड देन फाइटर्स एंड नॉन फाइटर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिन्होंने इनका साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, उनको फाइटर्स कहा, और फाइटर्स को अलाउ किया। फाइटर्स कैटेगरी थी बेसिकली एक तरह से, है ना, लड़ाकू, गैर लड़ाकू, ऐसा कहा उन्होंने। तो जो फाइटर्स जिनको कैटेगराइज किया, दे कैन ज्वाइन आर्मी और गवर्नमेंट जॉब, और जिनको इन्होंने नॉन फाइटर्स कह दिया, दे वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी और पुलिस। तो इस तरह से भी इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। प्लस अब इनको यह समझ में आ गया कि इंडियंस को हमें साथ लेना पड़ेगा यदि हमें लॉन्ग टर्म यहां सर्वाइव करना है तो। ओके, नाउ दे टुक इंडियंस इनटू डिसीजन मेकिंग्स। अब आगे के जितने भी एक्ट्स आपको दिखाई देंगे, राइट फ्रॉम 1861, 58 पहले आएगा, 1858, 1861, 1892, देन 1909, इन सब में ये क्या करते हैं, इंडियंस को पार्टिसिपेशन में लाना शुरू करते हैं। और इन्हें पता लग गया कि अब इंडियंस को रूल करना है तो इंडियंस को साथ लेना पड़ेगा। और अब देखो कहां हम उनको भगाने की तैयारी कर रहे थे, और ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लग गए इनको भगाते भगाते। क्लियर है? अब ऐसा सरवाइव किए कि अगले 100 ईयर्स वो रुक गए। सो उनके पास प्लान बढ़िया था, लेकिन इस 100 ईयर्स में ऑलमोस्ट 50 ईयर्स
हमें भी क्रेडिट जाता है क्योंकि इंडियंस ने भी तैयारी काफ़ी कर ली थी। आप देखोगे कायदे से। सो 1885 कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। वहां के एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमने ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी कुछ प्लान किया और सक्सेस भी हमें मिलती चली गई, राइट। तो इस तरह से इस पूरी स्टोरी का क्रक्स यही है कि 1857 हमारा पहला रिवोल्ट है इंडिया के इंडिपेंडेंस का। हालांकि इंडिया एज अ कंट्री उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, इनफैक्ट लोगों को पता भी नहीं था। और इस रिवोल्ट का इंपैक्ट नॉर्थ में ही ज्यादा था, स्पेशली बिहार, यूपी, दैट्स इट। पंजाब में भी नहीं था, मतलब दिल्ली क्रॉस नहीं किया। इधर आप देखोगे सेंट्रल इंडिया के नीचे कोई इंपैक्ट नहीं था। हालांकि छत्तीसगढ़ वगैरह में आप देखोगे उसका इंपैक्ट था, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह, आप नाम पढ़ते हो या जानते हो उनके बारे में, उनका सुनने मिलता है 1857 के आसपास का। बट सदर्न साइड में कोई भी ऐसा इसका इंपैक्ट नहीं था, वहां तक बात पहुंची भी नहीं थी। गॉट इट। तो इनको यह समझ में आ गया कि हमें कहां कहां कंट्रोल करना है। एंड दे केम टू नो कि जो पॉलिटिक्स का सेंटर है वो नॉर्थ होगा, ये भी इनको समझ में आ गया। आप देखो जब भी कुछ हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है ज्यादातर। तो इन्हें यह भी समझ में आया कि यूपी बिहार के आसपास, इसीलिए आज भी इंडियन पॉलिटिक्स का जो सेंटर है वो कौन है, यूपी या बिहार। आप देखोगे मोस्टली यूपी बिहार से चीजें डिसाइड होती हैं, हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिनारियो है। हाँ, मोदी जी आके उन्होंने गुजरात वाला फैक्टर भी एड ऑन कर दिया है, बट स्टिल इट इज द लीडिंग फैक्टर। तो ओवरऑल 1857 का जो रिवोल्ट है उसने उनके सारे आंकड़े बदल दिए, इन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया। और यहां से उन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को वाइस राय कहा और एक को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस नाम से बना दिया। कल बताया था मैंने, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे और वाइस राय क्राउन को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्राउन को रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये कैबिनेट को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से डबल कंट्रोल सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आप देखेंगे मेजर चेंजेस में ये भी एक चेंज था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, मेजर चेंजेस एडॉप्टेड आफ्टर 1857 रिवोल्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअली क्वेश्चन। लिखते हैं इसको। द गवर्नमेंट, नेक्स्ट टाइटल दीजिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लिखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट which introduced a double government, failed. What was that? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या कहा गया, डबल गवर्नमेंट कहा गया था। ठीक है, तो उसको ही माना गया कि ये फेल हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फेल्ड, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फेल्ड टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर, the board of control failed to have proper control over company's affairs, as a result the company's government, ऐसा क्यों बोला कंपनीज गवर्नमेंट, क्योंकि अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रही थी, इसलिए हमने कंपनी की सरकार बोला, क्योंकि कंपनी की सरकार चल रही थी। As a result, the company's government in India became completely irresponsible, At this stage, full stop के बाद लिखे, at this stage, when the circumstances were going against the company, the mutiny of 1857,
दी म्यूटिनी, MUTINY, सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, सिपाहियों का विद्रोह. द म्यूटिनी ऑफ 1857, कॉमा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस gave death blow to the company's rule. Death blow to the company's rule. As a result, of all this, comma, British Parliament passed the Act for the Better Government, Act for the Better Government, comma, the Government of India Act 1858. Now change the para and then write down. The Act of 1858, the Act of 1858 transferred Government of India from the company to the British Crown, from the company to the British Crown. Sir, please repeat. Yes. The Act of 1858 transferred Government of India from the company to the British Crown. Full stop. India was henceforth to be governed by and in the name of Her Majesty, Majesty, Her Majesty, Majesty. Next, the Board of Control and the Court of Directors were abolished. The Board of Control and the Court of Directors were abolished. And their powers were transferred to Secretary of State. Next point. The powers of the Crown were to be exercised. The powers of the Crown were to be exercised by the Secretary of State for India. The powers of the Crown were to be exercised by the Secretary of State for India, assisted by a council of 15 members. अलग से इनको वर्किंग हैंड्स दे दिए गए, अलग से इनकी काउंसिल बना दी गई. काउंसिल of 15 members. This was known as the Council of India. The council was an advisory body and the Secretary of State was made the council was an advisory body. The Secretary of State was made the chairman of council. एक लाइन और लिखिए अलग से पॉइंट.
The law member and the advocate general, the law member and the advocate general were to be appointed by the king, were to be appointed by the king अभी एडवोकेट जनरल समझते हैं आप लोग क्या होते हैं? ओके ठीक है। और सेंटर में इसी पोस्ट का नाम क्या है? अटॉर्नी जनरल, है ना? तो ही इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड हु अपॉइंटेड दीज पीपल? प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, एंड एडवोकेट जनरल्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। ओके, so both the posts are same, the only difference is attorney general works in central government and advocate general works in state government. Okay, otherwise both the persons are similar in terms of their power and their functions. Got it? तो ये पोस्ट नई नहीं है बल्कि पहले से है। ओके, सो दे आर लाइक लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। कोई भी कानून की जरूरत, जैसे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करते हो तो वहां पर अटॉर्नी जनरल पहुंचते हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल बहुत बड़ा पद है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर क्वालिफिकेशन चाहिए। और जो एडवोकेट जनरल है स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ में एडवोकेट जनरल होंगे, तो एडवोकेट जनरल बनने के लिए हाई कोर्ट के जज होने की क्वालिफिकेशन चाहिए। क्लियर? सो एडवोकेट जनरल अंडर आर्टिकल 165 और वहां 76 अटॉर्नी जनरल। तो 76 में अटॉर्नी जनरल, तो आप देखोगे ये सारे पद पुराने हैं हमारे, नए नहीं हैं। तो जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन देन यू विल फाइंड कि अच्छा ये भी पोस्ट है तो पहले से। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम इतना बढ़िया था, मतलब उनकी फंक्शनिंग पहले से इतनी क्लियर है। एक एक पोस्ट जो इंडिया में आप देखोगे वो सब कुछ आपको लगेगा हमने ब्रिटिशर से कॉपी किया। तो कॉपी कहना थोड़ा सा नेगेटिव लगता है इंडिया के बारे में, बट येस वी मेड आर प्रोविजंस। तो आप देखोगे प्रोविजन सेम है और ऑलरेडी हमारे पास सारी चीजें वहां से मिलती जुलती दिखती हैं। ओके, सो आज भी इनको, पहले भी किंग अपॉइंट करते थे, आज भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, बाद में बात करेंगे इनके बारे में। एक और लाइन लिखिए, द एक्ट ऑफ 1858, द एक्ट ऑफ 1858 constituted the secretary of state, constituted the secretary of state in council as a body corporate, comma, capable of suing, SUING, capable of suing and being sued, SUED. I'll repeat, capable of suing, sue समझते हैं? sue कोर्ट वाला, केस करना, ठीक है, SUING, एंड बीइंग स्यूड, SUED, इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अभी जैसे आप मान लो कलेक्टर से आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो किसके अगेंस्ट केस करोगे? कलेक्टर के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट एज अ कॉर्पोरेट, मतलब गवर्नमेंट एक बॉडी है, एक पार्टी है, एक पक्ष है, हिंदी में बोलें तो पक्षकार, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं। तो कलेक्टर एज अ पर्सन, आपको जाति दुश्मनी तो बात अलग है, जाति मीन्स पर्सनल, है ना, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप कलेक्टर जो भी है एज अ पर्सन उनके साथ फाइट करोगे कि हमारी शादी में दहेज मांग रहा था काइंड ऑफ, है ना, पर्सनल। लेकिन जब आपको गवर्नमेंट में, मतलब एज अ कलेक्टर, वो तो पोस्ट है, तो पोस्ट के अगेंस्ट आपको केस करना है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करोगे। और जो आपका केस बनेगा वो मान लो आपका कोई भी नाम हो, एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसा बनेगा। आ रहा समझ में? तो उस जमाने में भी यही पावर दिया गया कि आप उस वक्त जो काउंसिल है, क्या
क्या काउंसिल हमने बात किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, उस काउंसिल को, उस परिषद के अगेंस्ट, उसके लिए गए फैसलों के अगेंस्ट आप केस कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे कि साहब इन्होंने गलत फैसला लिया। इज इट करेक्ट? क्लियर है? तो उनको लीगल बॉडी का दर्जा दिया गया, वो खुद भी केस कर सकते थे और वो उनके ऊपर आप केस कर सकते थे। ठीक है, ये उसका स्टेटस है बेसिकली। काउंसिल बॉडी है ना, ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट एक कंप्लीट ऑफिस है, कलेक्टर उसका हेड है, और कलेक्ट्रेट में अकेले वही नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे अभी काउंसिल आप ले लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने आप में क्या एक बॉडी है ना, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक कॉर्पोरेट मान रहे हो, ऐसा उस जमाने में, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, आगे लिखते हैं। ओके 1858 आपका, ठीक है, डन। नाउ गिव द नेक्स्ट टाइटल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसमें लिखिएगा, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वॉज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस, was of basic importance, full stop. It brought about the beginning of the representative institutions, beginning of the representative institutions, full stop. It provided India with the framework of government which lasted up to the present time, full stop. Under this act, Indians were for the first time associated with the work of legislation. नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इट प्रोवाइडेड दैट दी वाइसराय शुड नॉमिनेट, it provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members, of his expanded council, full stop. In 1862, comma, Lord Canning, the then 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 Viceroy, nominated three Indians to his legislative council dash the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao.
तो ये ट्रेंड आज भी है। आप देखोगे नॉमिनेशन से राज्यसभा में 12 मेंबर्स को बुलाया जाता है, और जो राज्य में विधान परिषद है उसमें भी ऐसे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिनको गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं। ओके, बाद में देखेंगे इनके प्रोविजंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies। सेंट्रलाइजेशन कब किया था, ये पावर कब छीना था? 1833 में। That was the centralization, complete centralization. Okay, so in first instant you will find that 1773. Okay, what was there? Bombay, Madras, they became subordinate to the गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये हुआ था 1773 में। ओके, एंड इन 1833 बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। अब यहां पर क्या किया 33 में, इनका जो कानून बनाने का जो पावर है, लेजिस्लेटिव पावर इनका और इन दोनों का, वो भी रिमूव कर दिया गया। और क्या बोला गया, जो भी लॉ बनेगा दैट विल मेड हियर। ओके, इसे उन्होंने सेंट्रल बना दिया। क्लियर है? 1833 में क्या देखा हमने, गवर्नर जनरल ऑफ व्हाट, इंडिया। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला तो बोला जो भी कानून बनना है वो सब बंगाल में बनेगा, पूरे भारत के लिए यहीं से कानून जाएगा। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन जैसे ही आप कहते हो डिसीजन मेकिंग का पावर सेंटर की ओर जाता है। जैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन कहते हो डिसीजन मेकिंग का पावर नीचे की तरफ आता है। क्लियर है? सो अब इन्होंने अब जाकर बोला कि ठीक है, अब आप भी अपने कानून बनाओ, आप भी अपने कानून बनाओ। जैसे अभी हर स्टेट अपना लॉ पास कर सकता है, छत्तीसगढ़ स्टेट, एमपी, राजस्थान, एवरीबडी कैन हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव सिस्टम। हालांकि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही सब फॉलो करते हैं हम, बट यस दे कैन हैव देयर ओन बजट, दे कैन हैव देयर ओन लॉज। क्लियर है? अभी हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को कोई कानून बनाना है, सो वी डू हैव स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से हम लोग क्या करते हैं, अपने कानून बनाते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे हम छत्तीसगढ़ के कानून बनाते हैं, और बाकी स्टेट्स भी ऐसे बना सकते हैं। तो वो पावर रिस्टोर किया, अब जाकर कहा कि अब आप अपने अपने कानून बना सकते हैं। बंगाल की गवर्नमेंट अपना बनाएगी, ये अपना बनाएंगे, ये अपना बनाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 1773 से जो शुरू हुआ था सेंट्रलाइजेशन का तरीका, वो 1833 में जाकर टॉप पर आ गया था, क्योंकि अब इनके कानून बनाने को ही हमने छीन लिया, अब उसे रिस्टोर कर रहे हैं। वही चीज आपने लिखा अभी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज it also provided, next point, it also provided for the establishment of new legislative councils for Bengal. It also provided for the establishment of new legislative councils for Bengal, northwestern provinces and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897 respectively. I'll repeat,
which were established in 1862, 1886 and 1897 respectively. Next, it empowered the Viceroy to make rules. It empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in council. Yes, it empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system, introduced by Lord Canning in 1859. It also gave a recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. इसको लिख लीजिए, फिर समझाता हूं. Under this a member of the Viceroy's Council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of this department. Council on matters of his department, ब्रैकेट में एस कर लेना, डिपार्टमेंट्स. अब देखो, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप किस चीज के इंचार्ज हैं, कितने फंक्शंस के इंचार्ज हैं आप, इस बात को शो करता है पोर्टफोलियो सिस्टम. तो पहले क्या होता था, रैंडमली किसी को भी काम दे दिया, बट पोर्टफोलियो सिस्टम आने के बाद एक मिनिस्टर एक पर्टिकुलर काम देख रहा है, जैसे होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस तरह से. सो एक बंदा एक पोर्टफोलियो देखेगा, इस तरह का सिस्टम स्टार्ट किया. सो उसका डिटेल आपने लिखा. देन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस. इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ordinances without the concurrence of legislative council, comma, during an emergency. हाँ जी. It empowered the Viceroy to issue ordinances, comma, without the concurrence of the legislative council, comma, during an emergency, full stop. See, जब हम ordinances की बात करते हैं तो आपके लिए ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्ट. जब हमें कोई भी बिल पास कराना होता है, ये क्या है, रॉ डॉक्यूमेंट और रॉ एक्ट आप कह सकते हो. ठीक है. बिल
आपका जाएगा, सपोज राज्यसभा ने पास किया, पास कर दिया, फिर ये लोकसभा में चला गया, पास हो गया, देन प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया या परमिशन दे दी, एसेंट जिसे कहते हैं हम। सो ये जो बिल है यहां से निकलकर इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्ट पास होने के बाद। अभी क्या होता है, कंडीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2, 3 में, मान लो ये दोनों अपने सेशंस में नहीं है, तब हमारे देश में कानून कैसे बनेगा? इन दैट केस वी हैव ऑप्शन कि हम क्या करें कि डायरेक्ट उसे प्रेसिडेंट से साइन करा के हम एक्ट बना दें, बट ब्रैकेट में ये ओ लिखा रहेगा, ऑर्डिनेंस। क्लियर है? It has the same power just like a normal act which has been passed by the parliament. But here in that case, this act has not been passed by the parliament. So still there is a requirement to pass by the parliament. Okay? अब होगा क्या कि इसके लिए कंडीशन है कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा मिलके इसे पास ना कर दें, उसके पहले तक ये बना रहेगा और इसका वही इंपैक्ट होगा जो नॉर्मल एक्ट का होता। अब इसके लिए इन्होंने टाइम क्या दिया है पास कराने के लिए? इन्होंने बोला है कि 6 वीक्स बोला है। कब से? जब लोकसभा अपने सिटिंग में आ जाए और उसका सेशन चालू हो जाए, उस दिन से लेकर 6 वीक्स तक, ऐसा बोल दिया। तो ये जो 6 वीक्स हैं, दैट मीन्स कितना हो गया? 1.5 मंथ्स। यही हुआ 4 हफ्तों का 1 महीना, 2 हफ्तों के 15 डेज, तो 1.5 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा, जैसे आज मान लो लोकसभा का लास्ट वर्किंग डे है, आज मान लो हमारे पास क्या है, 6 जून, हाँ 6 जून इज द लास्ट डेट। अब कल हमें कोई एक्ट पास करना है, तब हम क्या करेंगे? 7 जून हम ऑर्डिनेंस निकालेंगे, क्योंकि तब लोकसभा अपने सेशन में है ही नहीं, लोकसभा का सेशन खत्म हो गया। तब हम क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस इशू करेंगे और प्रेसिडेंट उसमें साइन करके आगे बढ़ा देंगे। अब वो कब तक चलता रहेगा? जब तक नेक्स्ट सेशन ना आ जाए लोकसभा का। और नेक्स्ट सेशन आने में एक कंडीशन काम करती है, देयर कुड बी गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ 6 मंथ्स। ये भी एक रूल है। 3 सेशन होते हैं ऑफिशियली, बजट, मॉनसून एंड देन विंटर सेशन। अभी जो आएगा वो मॉनसून सेशन आएगा, ठीक है, जुलाई अगस्त में जो आता है। तो आप देखेंगे 3 सेशंस में, बजट, मॉनसून एंड विंटर, इनके बीच मैक्सिमम गैप 6 मंथ का हो सकता। तो इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, रूल ये कहता है, राइट। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाला जब सेशन हुआ था 7 जून को हमने ऑर्डिनेंस निकाल दिया। अब 6 जून के बाद मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ का हमने ले लिया कि 6 मंथ तक सेशन ही नहीं हुआ, और 6 मंथ के जब बाद सेशन हुआ तब हमारे पास टाइम और कितना है? वो बोल रहा है सेशन के डे 1 से लेकर 6 वीक तक आप उसको पास कराना है। तो इन दोनों को जब एड ऑन कर दोगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड निकल कर आता है दैट इज 7.5 मंथ्स। तो एक तरह से ऑर्डिनेंस 7.5 महीने जिंदा रह सकता है बिना पास किए, और इतने दिनों में आपकी भरपूर पिटाई भी हो सकती है यदि आपने कुछ वायलेशन किया है तो। मान लो कोई एक्ट है, वो किसी भी चीज के लिए हमने एक्ट तो बनाया है, तो उसका वही इंपैक्ट रहेगा जो नॉर्मल एक्ट का रहेगा। और मान लो ये वापस हो गया, पास नहीं हो पाया, सपोज वापस ले लिया आपने, पास नहीं हो पाया, तो जो इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था ड्यूरिंग 7.5 मंथ्स, उसको आप रिवर्स नहीं करते हो। जो हो गया वो हो गया। जैसे मान लो इस बीच कोई टेररिज्म का एक्ट बन गया, टेररिज्म के अगेंस्ट, और बोला कि कोई भी अपने घर में सुतली बम भी नहीं रख सकता,
और गलती से आपके घर में मिल गया और आपको उस एक्ट में बुक कर लिया, तो उस एक्ट के कैंसिल होने के बावजूद भी आपके ऊपर से वो चार्जेस नहीं हटेंगे। इज इट क्लियर? कानून खत्म हो गया बट वो चार्जेस खत्म नहीं होंगे। वंस इट इज डन मींस डन। और उससे आपको जो पनिशमेंट मिलना था वो भी रहेगा आपका, वो रिवर्स नहीं होगा। या जो भी हमने काम किया उन 6 महीने के दौरान उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो कानून तो था ना, कानून था, वो आगे नहीं चल पाया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आप बोलेंगे सर ये तो एक फैसिलिटी लग रही है, ऑर्डिनेंस। यस इट इज अ फैसिलिटी कि मान लो ये सेशन में नहीं है लोकसभा और राज्यसभा, फिर भी हमें कोई कानून बनाना है, देन व्हाट? तो हमने ये ब्रिटिश मॉडल से उठाया कि हमारे पास कानून बनाने का विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। अदरवाइज आप तो फिर जब नेक्स्ट सेशन होगा तभी कोई कानून लाओगे। अब इस बीच मान लो सेशन नहीं है और कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आ गया कि आप अपने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कीजिए ह्यूमन राइट्स का, बिकॉज यू आर ए सिग्नेटरी टू दी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स एक्ट में आप एक सिग्नेटरी हो, और वो ये कहता है कि आपको अपने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? ऑर्डिनेंस इशू करोगे, बिकॉज आपके पास सेशन में उस टाइम पे कोई है ही नहीं, लोकसभा राज्यसभा ऑफ चल रहा है। इज इट करेक्ट? सो दैट इज वाई दिस फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आप एक्ट बना सकें। ऐसा ना लगे कि अरे एक्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास, इसीलिए उसको कंप्लीट पावर दिया गया है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और अभी राइट नाउ इट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123। 123 में प्रेसिडेंट के पास है, 213 में गवर्नर के पास है सेम पावर। An ordinance can be taken back any time. Can be taken back any time. कभी भी वापस लिया जा सकता है। There is a no time limit. और यही सवाल आपको बार बार पूछा जाता कि अध्यादेश कब वापस लिया जा सकता है। हिंदी में अध्यादेश कहते हैं उसको। एनी टाइम। यहां तक ठीक है? बाकी प्रेसिडेंट में दोबारा पढ़ेंगे टॉपिक, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो तब आप पूछ लेना। ठीक है, बढ़ूं आगे। सो दैट वाज अबाउट ऑर्डिनेंस। और अभी हमने लिखा 1861, राइट? इसके बारे में कुछ और चीजें लिखेंगे हम लोग। नाउ चेंज द पेन देन राइट डाउन। लिखेगा दिस, चेंज द पेन देन राइट डाउन। दिस एक्ट is important in the constitutional history of India for two reasons. First, because it enabled the Governor General to associate the people of the land with the work of legislation, and secondly, by wasting legislative power in the governments of Bombay and Madras, by wasting wasting legislative power in the governments of Bombay and Madras and making provision for good government
comma, it laid down the foundation of the policy of legislative devolutions, it laid down the foundations of the policy of legislative devolutions, comma, which resulted in the grant, grant of almost complete internal autonomy, which resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. Autonomy to the provinces in 1937. Now change the para. The Indian Council Act of 1861, however, suffered from many defects. Full stop. It gave unlimited power. To the Governor General. Unlimited power to the Governor General. Full stop. Next line. The non-official members had no right. The non-official members had no right in the Governor General's Council. The non-official members had no right in the Governor General's Council. Full stop. ये ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दो कैटेगरी थी, क्लियर है। इन्होंने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में ज्यादातर इंडियंस को रखा जाता था, क्लियर है, और ऑफिशियल मतलब ये ब्रिटिशर्स ज्यादा थे इसमें डोमिनेटिंग, एंड दे वर हैविंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनके पास पावर नहीं था डिसीजन मेकिंग का, बट आप देखोगे धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी ज्यादा थी, बट दे वर हैविंग क्वालिटी कंट्रोल। तो जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, नॉन ऑफिशियल इंडियंस थे। तो ये डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं लास्ट तक, और इस बात को वो लोग काफी ज्यादा इंफेसाइज करते हैं कि देखो हमने आपकी मेंबरशिप बढ़ा दी, कहां पर, नॉन ऑफिशियल में, और नॉन ऑफिशियल के पास पावर नहीं है, बट मेजॉरिटी यहां बढ़ा दिया, लेकिन जो पावर है डिसीजन मेकिंग का वो ऑफिशियल में ज्यादा रखा इन्होंने। तो इसी चीज को आपने लिखा, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैड नो राइट इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, फुल स्टॉप देकर लिखो, दे कुड नॉट आस्क क्वेश्चंस, they could not ask questions and discuss the budget. They could not ask questions and discuss the budget, full stop. Moreover, the non-official members were used to be native princes or zamindars, used to be native princes or zamindars। क्या चीज, प्रिंसेस मतलब वो लोकल प्रिंसेस होंगी, कोई भी हो सकते हैं, आई मीन, ठीक है, और या फिर जमींदार्स।
और ये लोग कौन थे? ये लोग बेसिकली ऐसे लोग थे जिनको कानून बनाने में कोई दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं था। ये मौज करने वाले लोग थे उस जमाने के, क्लियर है? और इनको सिर्फ उस डेजिग्नेशन से प्यार था, जो रिकॉग्निशन मिल रही थी वो बस इनको अट्रैक्ट करता था। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ताकि ये इनके सपोर्ट में रहें, इसलिए उन्होंने अपने साथ इनको लेना शुरू किया, लेकिन सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए। उनको एक तरह से लालच दिया, कहा देखो हमने तुमको ले लिया, बट उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि इंडियंस के लिए काम करना। इनफैक्ट उनको इंडिया जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आती थी। उन छोटे छोटे राजाओं को उनका विजन ही नहीं था, क्लियर है? बट एक तरह से ब्रिटिशर्स उस पॉइंट को दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखाते, देखो हमने तुम्हें पार्टिसिपेशन दिया। नेक्स्ट लिखिएगा। नाउ चेंज द पैरा एंड देन राइट डाउन। उस टाइम का एक बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लिखेंगे तो आपको और समझ में आएगा क्या चल रहा है। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, the political situation in India was very explosive. The period from 1861 to 1892, the period from 1861 to 1892 was the rise of Indian national movement. Was the rise of Indian national movement. लिखेगा, there are different factors that gave rise to the movement, that gave rise to the movement. Point number 1, inspirations of the political ideals of the West. Inspirations of the political ideals of the West. जैसे आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, मतलब ये जितने भी रेवोल्यूशन हो रहे थे उनको हमने पढ़ना शुरू कर दिया। और रीजन क्या था? वो किताबें तो इंग्लिश में थी, इन्होंने जो हमको अंग्रेजी पढ़ाया। हाँ जी बच्चे, आइडियल्स ऑफ द की बात, ऑफ द वेस्ट, क्लियर है? इस वक्त जो इन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाना सिखाया था, क्लियर है, उसका इंपैक्ट अब हमें दिखने लगा कि अब हम उनके लिटरेचर को पढ़ रहे थे। क्लियर? वो बुक्स तो इंग्लिश में थी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ नहीं था, बट वो हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था और हमें यह समझ में आना शुरू हो गया था कि रेवोल्यूशंस कैसे होंगे। सो बिफोर 1885, व्हाट वाज 1885? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, वो ईयर था। उसके पहले भी आप देखोगे आफ्टर 1857 देयर वर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स बन गए थे। कुछ सोशल रिफॉर्म्स के नाम के थे, कुछ किसी और नाम के थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरेलल आप देखोगे मूवमेंट चल रहे हैं जिसको आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, क्वेश्चंस आते भी हैं। सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, कोई लीगली सही था, कोई लीगली मतलब उस जमाने के हिसाब से इलीगल था क्योंकि वो अलाउड नहीं थे, तो अंडरग्राउंड भी ऑपरेशन चल रहा था, तो लोगों के अंदर आग लगाने का काम ये लोग कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रिलीजियस रिवाइवल, religious revival and faith in the ancient glory of India, and faith in the ancient glory of India. अब ये क्या था? कल हमने बात किया था लोगों को, जैसे कुछ मूवमेंट चले, बैक टू वेदास ऐसा मूवमेंट चला, ओके, faith into religious system of India, ancient India,
और इस तरह के सारे सिस्टम को लोगों ने जगाया, वापस कहा जागो, हमारे अंदर बहुत ताकत है, हमारी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, इन सारी चीज़ों की बात हुई। और इसी टाइम पर आप देखोगे वो फैक्टर्स काम करने लगे और लोगों में वो अंदर अंदर जागरण होने लगा, लोग जागने लगे और वापस इंडिया एज अ कंट्री उनका प्यार बढ़ने लगा कि ये हमारा देश है, हमें आज़ादी चाहिए। कुछ लोग ब्रिटिशर्स की तरफ अट्रैक्टेड थे, उन्हें लगता था ये लोग ठीक है, मतलब आ गए हैं तो बढ़िया है, इनसे हमारा काम चल रहा है, ऐसा उनका इंटेंशन था। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक डिसकंटेंट एंड disappointment at the non-fulfillment of British promises. Economic discontent and disappointment at the non-fulfillment of British promises. इसी बीच आप देख पाते हैं कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स वो इंडिया आ चुके थे, हमारा सामान हमसे ही खरीद के महंगे दामों में बेच रहे थे, ये भी एक रीजन था। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन प्रेस एंड वर्नाकुलर लिटरेचर। The influence of Indian press and vernacular literature. क्या था वर्नाकुलर? किसको बोला गया? लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है। और लोकल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ अखबार लोगों ने जल्दी कैच किया। जैसे जो लोग मराठी जानते हैं उनको मराठी पेपर दिखते ही अच्छा लगा, तो जो जिस लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। आज यही काम गूगल कर रहा है, लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हो, ट्रांसलेट करते हो, आसानी से हो जाता है। तो उस जमाने में सोचो कितना चैलेंजिंग रहा होगा कि लोकल अखबार निकालना उस लैंग्वेज में। तो लोगों को पढ़ना आने लगा, लोग पढ़ना शुरू किए, लोगों को समझ में आने लगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ तो गड़बड़ कर रही है, और धीरे धीरे वो एक तरह से सर्कुलेशन होने लगा। क्लियर है। और इंडियन प्रेस ने भी कमाल करना शुरू किया। फिफ्थ पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस and the holding of imperial darbars, imperial IMPERIAL, imperial darbars, ये क्या थे? हाँ, लेकिन इसमें राजाओं के नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स आते थे। जो ब्रिटिश क्राउन थे या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग हमारे यहां पर आते थे और वो दरबार लगाते थे कंप्लेन सुनने के लिए। क्लियर है। तो कंप्लेन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जैसा था। तो अब इंडियंस की आवाज सुनी जा रही थी, उनको भी समझ में आ रहा था कि भारत में रहना जरूरी है, तभी बचा पाएंगे, नहीं तो ये हमारा एक तरह से हमारी कॉलोनी छूट जाएगी, ऐसा उनको महसूस होने लगा था। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन फीलिंग ऑफ racial bitterness due to the arrogant and negative attitude of the ruling race, due to the arrogant and negative attitude to the ruling race, जैसे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा रहता था। क्लियर है। इंडियंस को नीचे बैठने कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां से लोगों को समझ में आया कि ये लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। ओके।
and change the para and then write down the INC, Indian National Congress, was founded in 1885. And in its first session passed resolution expressing grave grave dissatisfaction passed resolution expressing grave dissatisfaction at the existing system of government and demanded reform and expansion of the legislative councils by admitting expansion of the legislative councils by admitting a considerable proportion of elected members as well as an increase in their powers. Change the para. The Viceroy Lord Dufferin, Duffin, Dufferin, felt that the time had come to accept the demands of the Congress for reform seriously. He appointed a committee and drew up plans for the enlargement of the council, and association of Indians with the work of government. On the basis of these principles, a bill was introduced in the Parliament which was passed after 2 years, and became the Indian Councils Act of 1892. On the basis of these principles, a bill was introduced in the Parliament which was passed after 2 years and became the Indian Councils Act of 1892. ठीक है, ब्रेक लो, फिर कंटिन्यू करते हैं.